बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट हमने डिस्कस किया था, पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया था। ऑक्सीजनेशन जो यूनिट है एफॉइन का वो हमने डिस्कस कर लिया था, हाफ यूनिट, और हाफ आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो ऑक्सीजनेशन का यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह आज, ठीक है। 15 स्लाइड हमने कवर कर लिए थे और 15 रिमेनिंग स्लाइड आज हम इंशाल्लाह कवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये कह रहे हैं कि लाइफ रिलेटेड चेंजेस एंड प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोलॉजी सिस्टम। हमारी ज़िंदगी में जो चेंजेस आती है, हमारी जो एक फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसकी कार्डियोवास्कुलर रिस्पिरेटरी सिस्टम की किस तरह चलता है, जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज़ होती है तो उसके रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्री मैच्योर इन्फेंट किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल जो बेबी बर्थ है वो जो 37 वीक से लेकर 40 या 42 वीक तक एक नॉर्मल बेबी बर्थ होती है, ठीक है। अगर एक बच्चा 37 वीक से पहले पैदा होता है, एक बच्चा 37 वीक से पहले पैदा होता है तो उसको हम प्री मैच्योर कहते हैं, ठीक है। प्री मैच्योर बेबी या प्री मैच्योर इन्फेंट कहते हैं। तो जब एक बच्चा प्री मैच्योर होता है तो उसके लेक ऑफ सर्फेक्टेंट, उसकी बॉडी के लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट कम होते हैं। अभी सर्फेक्टेंट क्या है? ये सर्फेक्टेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लंग्स को कोलेप्स होने से बचाते हैं। ये सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? ये सर्फेक्टेंट हमारे एल्वोलाई, जो लंग्स की एल्वोलाई वहाँ पर पाए जाते हैं, और इन सर्फेक्टेंट का काम क्या है कि जो लंग्स है उसको कोलेप्स होने से बचाना। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसके जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो कम होंगे या बिल्कुल कम होंगे। जब उसके सर्फेक्टेंट कम होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये भी बता रहा है, अगर एक बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसके रिस्पिरेटरी के ऊपर इस तरह इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या करें, इन्फेंट एंड टोल्डर। अभी इन्फेंट एंड टोल्डर की बात हो रही है। अभी टोल्डर क्या है? टोल्डर एज 1 साल से लेकर जो 3 साल तक एज होती है इसको टोल्डर एज कहलाई जाती है। रिस्क अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द अदर चिल्ड्रन एंड सेकेंड हैंड स्मोक एंड रिस्क ऑफ एयरवे एंड ऑब्स्ट्रक्टिव आल्सो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एक बच्चा इन्फेंट है या टोल्डर है, 1 से 3 साल का है या 1 महीने से 1 साल तक का है या 1 साल से 3 साल तक का है, तो उस बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो और बच्चों के साथ खेलता है, एक्सपोजर होता रहता है, तो उसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी के ऊपर ये इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। स्कूल एज चिल्ड्रन 6 साल से लेकर 12 साल तक जो ये एज होता है, 6 साल से लेकर 12 साल तक ये जो एज होता है इसको हम बेसिकली स्कूल एज कहलाए जाते हैं। और 12 से लेकर 18 साल तक जो एज होता है ये एडोलेसेंस। तो इस एज में बच्चों के ऊपर उसके रेस्पिरेटरी, उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी रिस्क फैक्टर सच एज द सेकेंड हैंड स्मोक एंड cigarette smoke can also lead to a cardiopulmonary disease if continue। ये कार्डियोपल्मोनरी, ये 2 वर्ड्स लिखे, कार्डियो अलग, पल्मोनरी अलग, मतलब कार्डिक के रिलेटेड इशू भी होंगे और पल्मोनरी रिलेटेड इशू भी होंगे। अगर एक बच्चा ये स्कूल एज में या स्कूल एज के बाद एडोलेसेंस एज तक कंटिन्यू स्मोकिंग वगैरह करता है, कंटिन्यू ये चीज़ इस्तेमाल करता है स्मोकिंग वगैरह, तो उसके नतीजे में उसको कार्डियो और पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है अगर वो ये सिगरेट वगैरह कंटिन्यू इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे लाइफ के रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। फिर यंग एंड मिडिल एज की बात हो रही है, ठीक है। 18 साल से जो होते हैं वो फिर यंग हो जाते हैं, और मिडिल एडल्ट जो होते हैं वो फिर 40 साल जो एज जाती है वो मिडिल एडल्ट कहलाई जाती है। तो मल्टीपल कार्डियोपल्मोनरी रिस्क फैक्टर ड्यू टू द अनहेल्थी डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ड्रग्स एंड स्मोकिंग। जो यंग होते हैं और जो मिडिल एज वाले लोग होते हैं उनको कार्डियोपल्मोनरी रिस्क फैक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? उनकी अनहेल्थी लाइफस्टाइल, अगर वो अपने हेल्थ के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं करते हैं, या वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उनके डाइट पैटर्न सही नहीं है, ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहा है, तो ये इनके लिए एक ख़तरात बन सकते हैं जिनकी वजह से को कार्डियोपल्मोनरी
रिलेटेड प्रॉब्लम काज हो सकती है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अभी इमरजेंसी रिलेटेड ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, जो सांस लेने की जो अमल है, उसके मतलब इमरजेंसी क्या रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। तो अगर एक बच्चे को नमूनिया है तो दैट्स मीन्स ये एक रिस्क फैक्टर है, उसको मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अगर अस्थमा का है, नेमोथोरेक्स का है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है या इनहेलेशन इंजरी का है, तो ये एक इमरजेंसी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू इमरजेंसी है। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से ये इमरजेंसिकल कंडीशन कहलाई जाती है। अभी नमूनिया क्या होता है डिस्कस करते हैं। Pneumonia is the bacterial infection disease that is characterized by the acute inflammatory reaction in the lungs. ये नमूनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है? ये एक बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से नमूनिया काज होती है, और नमूनिया बेसिकली एक डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी, हमारे जो लंग्स है उसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। सिंपल वर्डिंग में अगर आप बताऊं तो नमूनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ है, और जब किसी को नमूनिया हो जाता है तो उसकी क्या हो जाता है, उसकी जो लंग्स है उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अभी अस्थमा क्या है? अस्थमा इज द क्रोनिक लंग्स डिजीज इन द हाइपर रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी एंड द एयरवे नर्विंग। अस्थमा ये एक क्रोनिक लंग्स डिजीज है। क्या है? नमूनिया भी एक लंग्स डिजीज है, मगर अस्थमा जो है ये एक क्रोनिक लंग डिजीज है। क्रोनिक, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा हो, ये क्रोनिक लंग्स डिजीज है। अच्छा, इस अगर एक पेशेंट को अस्थमा होता है तो उसके कैसे पता लगेगा? एक तो हाइपर रिएक्टिव इन्फ्लेमेशन, एक तो उसके इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी चेस्ट के ऊपर, मतलब लंग्स की इन्फ्लेमेशन होगी। दूसरा जो उसकी जो सांस की नालियां हैं वो नैरोइंग होती, नैरो हो जाएगी। अस्थमा के पेशेंट को आपको किस तरह डायग्नोस करेंगे? अस्थमा के पेशेंट की जो रिस्पिरेटरी जो नालियाँ होती है, एयरवे होती है, वो बिल्कुल नैरो हो जाती है, बारीक हो जाती है, जिसके नतीजे में प्रॉपरली एयर अंदर नहीं जाता और बाहर नहीं आता। तो इस कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। और अस्थमा जो है ये क्रोनिक डिजीज है लंग्स का। नेमोथोरेक्स की बात करते हैं। accumulation of air around the lungs in the pleural space resulting of the lung collapse। मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लूरल स्पेस क्या होता है। जो लंग्स के ऊपर जो लेयर्स होती है, उसके जो लेयर होती है उसको हम प्लूरल लेयर कहते हैं। फिर प्लूरल लेयर के दो पार्ट होते हैं, एक विसरल और एक पेराइटल। और विसरल और पेराइटल के दरमियान में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस कहते हैं। तो अगर इस प्लूरल स्पेस में अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्लूइड वगैरह आ जाए, तो उसको हम नेमोथोरेक्स कहते हैं। लाजमी बात है, जब चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी फ्लूइड जम जाएगा तो जो लंग्स है वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ दबना शुरू हो जाएंगे, कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को जब पानी की एक्यूमुलेशन हो जाए प्लूरल स्पेस में, इसको हम नेमोथोरेक्स कहते हैं। अभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसे कहते हैं? occur due to the accumulation of a blood vessels in the lungs which is due to the blood clot and the atherosclerotic plaque diffusion। देखो हमारे लंग्स है ना, इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स मूव होते हैं। हमारे लंग्स है, इसके अंदर ब्लड वेसल मूव होते हैं। अगर इस ब्लड वेसल्स के अंदर, ये एक्युलेशन कहते हैं रुक जाना, रुक जाना। अगर हमारे लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो फ्लूइड मूव हो रहा है, अगर वो रुक जाए किसकी वजह से, या उस जो वेसल्स है उसके अंदर कोई ब्लड का क्लॉट बन जाए उसकी वजह से वो फ्लूइड रुक जाए, या कोई जो आथरोस्क्लेरोटिक प्लग, आथरोस्क्लेरोटिक प्लग कहते हैं जो चर्बी का जो लुतड़ा है वो बन जाए। अगर लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल होते हैं उसके अंदर अगर ब्लड का क्लॉट हो जाए, और या कोई चर्बी वगैरह जो आथरोस्क्लेरोटिक प्लग वगैरह वहाँ पर आके एक्यूमुलेशन हो जाए, वहाँ पर जम जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाई जाती है। ठीक है, जब वो वेसल्स, लंग्स के वेसल के अंदर ये जम जाते तो फिर प्रॉपरली ब्लड जो होते हैं वो मूव नहीं होता। ठीक है, और जब वो मूव नहीं होगा तो उसके साथ एक इमरजेंसी कंडीशन काज होगी। ठीक है, अब ये होता है इनहेलेटरी इंजरी। अब इनहेलेटरी इंजरी क्या है? काज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस दैट कैन बी टॉक्सिक, दोज इंक्लूड हॉट गैस इन अ केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, इंक्लूडिंग द इनहेलेशन ऑफ द स्मोक एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोई ऐसी जहरीली गैस इनहेल कर लो जिसकी वजह से आपको जो रेस्पिरेटरी इश्यूज काज होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? इनहेलेटरी इंजरी कहलाई जाएगी। मिसाल के तौर पर कौन से जहरीले गैस?
जैसे कि टॉक्सिक गैस हो गया, उसके साथ कोई हॉट गैस, मतलब कोई जहाँ पर फायर एक्सीडेंट वगैरह हो गए और वहाँ पर फंस गए हो एग्जांपल के तौर पर, और वो जो बहुत ज़्यादा हीट गर्म है वो आप इनहेल कर रहे हो, उसकी वजह से लंग्स पे जो इफेक्ट होगा उसको इनहेलेटरी इंजरी कहलाई जाएगी। और या कोई आप वो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैस वो इनहेल कर लो, वो भी आपके लंग्स के लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह की जो इनहेलेशन की जो इंजरी होगी उसको इनहेलेटरी इंजरी कहलाई जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इमरजेंसी रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, अभी हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन सी इमरजेंसीज वगैरह हो सकती है। एक होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम एमआई कहते हैं, मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक। ठीक है, एमआई वे कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी दैट इज caused by due to the occlusion of the one of the arteries and cardiac muscles become a hypotoxic reducing oxygen supply। सिंपल सी बात यह है, वो आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। एक हार्ट है ना, हार्ट, ये तो ऑर्गन, इसके पास तो ब्लड आता है, मगर हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसको भी तो ब्लड चाहिए। वो आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है, वो आर्टरीज जो हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है, अगर उसके अंदर कोई भी उसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉकेज वगैरह हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड वहाँ नहीं पहुँच रहा, हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ब्लड नहीं पहुँच रहा। जब प्रॉपरली हार्ट के मसल को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो मतलब ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर होती है। जब ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा तो उस हार्ट का वो पार्ट क्या हो जाएगा, फेल। तो इसको हम बेसिकली हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाया जाता है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों के माइंड के लिए ईजी हो जाए। यहाँ पे लगा कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी दैट इज caused by due to the occlusion of the one of the arteries and cardiac muscles become a hypotoxic। ठीक है, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। सिंपल सी बात ध्यान में रखना, हमारा हार्ट है, ये भी एक ऑर्गन है, इसको भी तो ब्लड चाहिए। इस हार्ट के जो मसल्स को जो आर्टरीज ब्लड पहुंचाती है, अगर वहां पर कोई इशू हो जाए और जिसके नतीजे में हार्ट के पूरे मसल्स को ब्लड नहीं पहुंच रहा, जब प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसके अंदर ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट का वो पार्ट क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाई जाती है। ठीक है, अभी इंजाइना पेक्टोरस किसे कहते हैं। इट इज काज व्हेन द आर्टरीज आर पार्शली occluded एंड ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग एंड नर्विंग। फॉर एग्जांपल ध्यान में रखना, वो आर्टरीज, ठीक है, जो हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है, हार्ट तक क्या करती है, ब्लड पहुंचाती है, जब वो थोड़ी सी बंद हो जाए, मतलब ब्लड तो जा रहा है मगर थोड़े थोड़े मिकदार में जा रहा है, किसकी वजह से, या उस आर्टरीज के अंदर कोई प्लग वगैरह बन जाए या कोई ब्लड का क्लोड वगैरह बन जाए। उस आर्टरीज के अंदर जब ब्लड का क्लोड बन गया या कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग वगैरह बन गया, जिसकी वजह से हार्ट के मसल को तो ब्लड जा रहा है मगर कम मिकदार में जा रहा है। जब कम मिकदार में हार्ट तक ब्लड जाता है तो उसकी वजह से एक चेस्ट पे एक पेन क्रिएट होता है, उसको हम इंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। इंजाइना पेक्टोरस बेसिकली चेस्ट पे पेन को कहते हैं, जो कहते हैं हमारे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो दर्द जो है बेसिकली, जब अक्सर आप लोगों ने शायद देखा भी हो, जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनको क्या होता है, जब उनको एक दर्द, वो कहते हैं मेरे सीने के ऊपर दर्द है बहुत ज़्यादा। वो दर्द बेसिकली होता क्यों है, वो दर्द इसलिए होता है कि हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली जितना ब्लड उसको चाहिए उतना उसके मसल को ब्लड नहीं मिल रहा। जब थोड़े थोड़े मिकदार में ब्लड मिल रहा है, प्रॉपरली उसकी नीड पूरी नहीं हो रही, तो उसके नतीजे में एक पेन क्रिएट होता है चेस्ट के ऊपर। तो उस पेन को हम एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। ठीक है, अभी पेरिकार्डाइटिस कैसे कहते हैं। पेरिकार्डियम एक लेयर होती है, हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो हार्ट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम पेरिकार्डियम कहलाते हैं। अगर ये जहाँ पर वर्ड्स TIS का आ जाए, टिस का आ जाए ना, तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन को काज करता है, मतलब ये शो करता है इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस मतलब हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस। वे कंडीशन इन विच द पेरिकार्डियम इज इन्फ्लेम। जब हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर है अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो इसको हम पेरिकार्डाइटिस कहलाया जाता है। डिसरिथमिया किसे कहते हैं। अ कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल हार्ट रिदम। देखो, एक नॉर्मल हार्ट रिदम होता है, एक एबनॉर्मल रिदम। बेसिकली किससे कहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे हार्ट धड़क रहा है, एक धड़कन हो रही है और 2 सेकंड बाद दूसरी धड़कन स्टार्ट, फिर 2 सेकंड बाद तीसरी धड़कन स्टार्ट,
2 सेकंड के बाद फिर चौथी धड़कन स्टार्ट। ये नॉर्मल रिदम, मतलब रिदम के हिसाब से चल रहा है। अगर बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, हार्ट के कुछ मसलों की वजह से वो रिदम क्या हो जाती है, तब्दील एबनॉर्मल हो जाती है। जब एबनॉर्मल हार्ट रिदम होगी तो इसको हम डिसरिथमिया कहा जाता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, देखो हाइपरटेंसिव कहते हैं ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने को। ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने के खतरात किसे कहते हैं? वे पेशेंट ब्लड प्रेशर इज एबनॉर्मल हाई एंड देयर इज हाई रिस्क ऑफ एक्यूट एंड द ऑर्गन डैमेज। देखो फॉर एग्जांपल, जब एक बंदे का हार्ट ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अचानक से ज़्यादा हो जाए तो उसके ब्लड प्रेशर को अचानक की ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो डैमेज होने की भी खतरात होते हैं। अगर उसके साथ कोई डैमेज वगैरह ऑर्गन डैमेज हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइपरटेंशन की वजह से वो मलाहिर पेश आए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर असेसमेंट की बात हो रही है। एक मतलब हम कार्डियोवास्कुलर की या रेस्पिरेटरी की असेसमेंट किस तरीके से करेंगे? ये असेसमेंट के 5 कंपोनेंट होते हैं। असेसमेंट, एक तो पूरा असेसमेंट है ना, उसके फिर 5 फर्दर कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 असेसमेंट, नंबर 2 डायग्नोज, नंबर 3 प्लानिंग, नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 5 एवोल्यूशन। ठीक है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। असेसमेंट क्या है? वे नर्सिंग असेसमेंट ऑक्सीजनेशन स्टेटस इंक्लूड। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेशन स्टेटस को असेस करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। कैसे असेसमेंट करें? 3 तरीक़ों से, ABC। नंबर 1 हिस्ट्री लेंगे, वे डेटा अबाउट द करंट एंड पास्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रेजेंस, कफ स्प्यूटम एंड कफ अप ऑफ द मटेरियल एंड पेन मेडिकेशन फॉर द ब्रीथिंग एंड प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर एंड इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन स्टेटस। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, ठीक है, मैंने उसके चेस्ट की असेसमेंट करनी, मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले उसे डेटा लूँगा, हिस्ट्री लूँगा ना कि भाई आपको तकलीफ क्या है। उस समय पूछूंगा कि भाई आपका अभी करंट प्रॉब्लम क्या है, या इससे पहले आपको कोई सीने का प्रीवियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब इससे पहले कोई सीने का मसला है आपको। उसके लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे, भाई हाँ आपको खांसी वगैरह तो नहीं है, कोई बलगम वगैरह आ रहा है, उसके बारे में पूछेंगे। या उससे पूछेंगे भाई पेन तो नहीं हो रहा, या ये पूछेंगे भाई आप सांस बहाल करने के लिए कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, जैसे कि वेंटोलिन इनहेलर आता है उसको, या ऐसे कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं पहले उसे हिस्ट्री कंडक्ट करूँगा असेसमेंट में। 1 सेकेंड बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन, ये एक तरीकाकार है। इंस्पेक्शन कहते हैं देखने को, पल्पेशन कहते हैं महसूस करने को, हाथ लगा के परकशन कहते हैं नॉक करने को, परकशन का मतलब नॉक करना, और स्कल्टेशन स्टेथोस्कोप के जरिए चेक करना। ठीक है, स्टेथोस्कोप के जरिए साउंड को चेक करना। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इस 4 टूल को फॉलो करेंगे। नंबर 1 इंस्पेक्शन, नंबर 2 पल्पेशन, नंबर 3 परकशन, नंबर 4 अस्कल्टेशन। अच्छा, द नर्स फर्स्ट ऑब्जर्व रेट, डेप्थ, रिदम एंड क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेटरी, नथिंग टू पोजीशन एंड क्लाइंट अज्यूम ऑफ द ब्रीथिंग। मतलब पहले एक फिजिकल एग्जामिनेशन में नर्स क्या करेगी? ऑब्जर्वेशन करेगी, उसके हार्ट रेट को देखेगी, डीप को देगी, रिदम वगैरह को देगी, क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन, इन चीज़ों को क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी नर्स। ठीक है, फिर रिव्यू ऑफ द रिलेवेंट डायग्नोस्टिक डाटा, सिम्पटम एंड स्पेसिमेंस, थ्रोट एंड कल्चर एंड अवेयरनेस ऑफ द आर्टियल ब्लड स्पेसिमेंस एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। मिसाल के तौर पर रिव्यू ऑफ द रिलेवेंट डायग्नोस्टिक डेटा, मतलब अगर उसको टेस्ट वगैरह की डायग्नोस्टिक करने के लिए मजीद टेस्ट की जरूरत है, उसको टेस्ट वगैरह भी हम एडवाइस करेंगे। ठीक है, एज अ डॉक्टर एडवाइस करेगा, फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये इनिशियल एंड इमरजेंसी असेसमेंट। अभी देखो एक फॉर एग्जांपल एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक बंदा आता है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन के साथ आता है, उसको एयरवे का या रिस्पिरेटरी मसला हो, तो हम उसको किस तरह स्टार्ट कैसे करेंगे? इनिशियली हम देखो ABCCS इसकी असेसमेंट करेंगे। ABCC क्या है? अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में और वो उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको इमरजेंसी में आया बहुत ज़्यादा, तो हमने क्या चीज़ चेक करनी होगी? सबसे पहले हमने ABCCS, ए मतलब उसकी एयरवे देखेंगे, वो सांस प्रॉपर से ले पा रहा है या नहीं। दूसरी बात ब्रीथिंग चेक करेंगे। तीसरी बात सर्कुलेशन चेक करेंगे। और कॉन्शियसनेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, मतलब ये बंदा जो आया है ये बेहोश तो नहीं है, किस तरह है किस तरह नहीं, उसको। नंबर 5 की बात करते हैं, सेफ्टी चेक करेंगे, यार कोई खतरे की बात तो नहीं, अगर खतरे की बात है तो हम डायरेक्ट उसको ICU में शिफ्ट करेंगे।
तो ये प्रॉपर्ली ये ABCCS इस असेसमेंट को हम लाजमी करेंगे अगर कोई पेशेंट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम के साथ इमरजेंसी प्रॉब्लम में आता है तो। ठीक है, फिर क्या कि ABCCS असेसमेंट इज द फर्स्ट असेसमेंट यू विल डू व्हेन द मीट योर पेशेंट। जब भी आप पेशेंट से मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो ये आपने करना है। ठीक है, अच्छा, दिस असेसमेंट इज द रिपेयर्ड एंड व्हेनेवर यू आर सस्पेक्ट or the recognize that your the patient status has become or has becoming unstable। for example अगर इसके बाद अगर पेशेंट एडमिट भी है और उसके बाद कुछ वक्त बाद दोबारा उसको थोड़े बहुत मसले क्रिएट हो रहे हैं तो आपने दोबारा से ये भी ABCCS वाली असेसमेंट करनी है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इफ़ यू असिस दैट योर पेशेंट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग विथ इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, इसको हम टिकिपनिया कहते हैं, देन यू शुड प्रोसीड विद द ABCCS असेसमेंट एंड द फोकस और रेस्पिरेटरी असेसमेंट विद द एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। ये क्या कह रहे हैं, एग्जांपल दिया है, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं और एक पेशेंट आता है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है एक, और उसके साथ साथ हार्ट रेट भी ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा है। एक पेशेंट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आया और आपने देखा उसका ब्रीथिंग भी क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है और दूसरा हार्ट रेट भी रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट, तो आपने क्या करना है, ये ABCCS वाली असेसमेंट करनी है और इस असेसमेंट के दौरान फिर आपको पता हो जाएगा कि भाई इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप फिर एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन आप करेंगे, एप्रोप्रिएट मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे उसको। अभी इसको डिस्कस करते हैं। ABCCS असेसमेंट इंक्लूड स्टेप कौन से, नंबर 1 ए फॉर एयरवे, इज़ द पेशेंट एयरवे कंप्रोमाइज। देखेंगे भाई ये पेशेंट जो आ रहा है इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जो है या इसको हार्ट रेस्पिरेटरी रेट बड़ा, इसको जो ये सांस ले रहा है एयरवे इसके क्लियर है या कंप्रोमाइज़ तो नहीं है, मतलब कहीं से बंद तो नहीं है या किसी वजह से नैरो तो नहीं है, क्या मसला है। देखेंगे प्रॉपरली इसको सांस जा रहा है या नहीं, देखेंगे कि इसके एयरवे कंप्रोमाइज़ वगैरह तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे ब्रीथिंग रेट एंड इवेंट्स ऑफ ब्रीथिंग, मतलब उसके ब्रीथिंग रेट देखेंगे और वो उसके सांस लेने के अमल को देखेंगे, वो किस तरह प्रॉपरली ब्रीथ इनहेल कर रहा है, प्रॉपरली एक्सेल कर रहा है, इसको चेक करें। असिस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी, और ये देखें जो ये इनहेल कर रहा है ये ऑक्सीजन प्रॉपरली अंदर जा रहा है या नहीं, उनको ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सर्कुलेशन, वी असिस्ट फॉर द पेशेंट प्रेजेंस ऑफ रेडियल पल्स। सर्कुलेशन में चेक करेंगे उसके जो रेडियल पल्स, और रेडियल पल्स हमारे जो हाथ है इसको अंगूठे के बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पर जहाँ से हैंड स्टार्ट होता है वहाँ पर रेडियल रिदम, रेडियल पल्स वहाँ से चेक करेंगे प्रॉपरली इसकी पल्स सर्कुलेशन सही है यानी, नंबर 1। 2 उसके बाद स्किन कलर चेक करेंगे, स्किन कलर, मॉइस्चर, टेम्परेचर। स्किन कलर क्यों चेक करते हैं, इस वजह से चेक करते हैं कि हाँ भाई कहीं पे इसको ब्लड या ऑक्सीजन इसके बॉडी पार्ट तक कम तो नहीं जा रहा, अगर कम जा रहा है तो वो जगह साइनोसिस होगी, ब्लूश वगैरह होगी, इसलिए चेक करते हैं। मॉइस्चर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं टेम्परेचर इसलिए चेक करते हैं कि हाँ भाई यहाँ अगर एक जगह यहाँ पर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा तो वो जगह क्या होगी, कोल्ड होगी, ठंडी सी होगी, जहाँ पर प्रॉपरली पहुँच रहा है वो नॉर्मल जो है वार्म वगैरह होगी वो जगह, तो इसलिए टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करेंगे सर्कुलेशन में। उसके बाद कॉन्शियसनेस लेवल चेक करेंगे, भाई ये पेशेंट जो आए ये कॉन्शियस है या नहीं कॉन्शियस है, इनको चेक करेंगे। सेफ्टी, इंश्योर द पेशेंट द सेफ एंड फ्री फ्रॉम द रिस्क एंड हार्म एंड इंजरी टू ऑल टाइम्स, और उसको पेशेंट को सेफ रखेंगे, अगर कोई तकलीफ़ात है उसकी तकलीफ़ात को ख़त्म करेंगे और उसको सेफ करने की कोशिश करेंगे, मज़ीद उसको तकलीफ़ ना हो। अभी डायग्नोस क्या देखेंगे, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। वे डायग्नोसिस नंडा इंटरनेशनल इंक्लूड with the following of the diagnostic label for the client oxygenation problem। अच्छा, ये नंडा इंटरनेशनल ये बेसिकली एक रूल्स है। इस नंडा इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। अगर हमने किसी की ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम को डायग्नोस करनी है तो हम कैसे डायग्नोस कर देखेंगे, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, मतलब उसका जो एयरवे है सांस वो क्या है, इनफेक्टिव, को इफेक्ट वगैरह तो नहीं करा, वो बिल्कुल क्लियर है, अगर क्लियर है तो हम उसको कहेंगे भाई ये क्लियर है। इनफेक्टिव ब्रीथिंग प्रॉब्लम पैटर्न, या उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है, जैसे 1 मिनट में 12 से 20 तक नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, वो नॉर्मल है यानी उसको देखें, अगर वो नॉर्मल ही है तो उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, हाँ ये भी चेक करेंगे कि भाई ये जो इनहेल कर रहा है
और एक्सहेल कर रहा है, ये प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज हो रहा है या नहीं, या जो इनहेल कर रहा है आगे एयरवे ब्लॉक है और वापस वही आ रहा है, इस तरह तो नहीं, वो चेक करेंगे। एक्टिविटी ऑफ टॉलरेंस, एक्टिविटी ऑफ टॉलरेंस का मतलब ये है उस पेशेंट के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी कराएंगे, देखेंगे अगर उस एक्टिविटी के दौरान वो क्या उस पर सांस फूलने लगती है या उसके सांस में कोई इशू आता है, देखेंगे, एक्टिविटी टॉलरेंस चेक करेंगे उसकी, ठीक है। इस तरीके से हम किसी पेशेंट की ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन, अगर फॉर एग्जांपल उसको कोई भी रिस्पायरेटरी रिलेटेड कोई इशू आया तो उसके ऊपर हम किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करें, कौन सी चीज़ें उसको देंगे जिसकी वजह से वो रिकवर हो जाए, ठीक है। नंबर, पोजीशन ऑफ द क्लाइंट टू अलाउ फॉर द मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन। देखो, अगर पेशेंट है उसको हमने डायग्नोस कर दिया, उसको रिस्पायरेटरी कोई ना कोई इशू आए तो हमने फिर उस पेशेंट को एक ऐसी पोजीशन देनी है जिसकी वजह से उसके जो लंग, उसका जो चेस्ट है वो प्रॉपरली मैक्सिमम एक्सपेंशन हो, प्रॉपरली खुले, क्योंकि जब उसका चेस्ट प्रॉपरली एक्सपेंशन होगा तो लंग्स जो अंदर है वो प्रॉपरली खुलेंगे, जब प्रॉपरली खुलेंगे उससे ज़्यादा ऑक्सीजन उस लंग्स के अंदर जाएगा तो उसकी रिस्पायरेटरी जो प्रॉब्लम वो क्लियर होगी। तो मेन चीज़ यह है उसको पोजिशनिंग देंगे, ऐसी पोजिशनिंग जिसमें वो प्रॉपरली उसका चेस्ट जो एक्सपेंड हो सके। इनकरेज और प्रोवाइडिंग द फ्रिक्वेंट चेंजेस इन पोजीशन, उसकी जो हम देखेंगे वो जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो रहा है उस हिसाब से उसको हम पोजिशनिंग देंगे। इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, और पेशेंट को डीप ब्रीथ के लिए इनकरेज करें कि आप लंबी सांस लें नाक से और मुंह से आराम से निकालें, तो उसको इनकरेजमेंट करेंगे। कांसी के लिए उनको अरेंजमेंट करके आप कांसी, तो उस कांसी क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो उसके लिए उनके इनकरेज करेंगे। और एम्बुलेशन, एम्बुलेशन कहते हैं चलने पर, थोड़े बहुत उनको बोलेंगे भाई आप क्या करें, मूव हो, थोड़े बहुत मूव हो, मूवमेंट के लिए भी अलाउ करेंगे उसको, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग मेजर दैट द प्रमोट ऑफ द कंफर्ट एंड सच एज गिव पेन ऑफ द मेडिकेशन, अगर उसको सीने में दर्द वगैरह हो रही है, ऑक्सीजनेशन का रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम के साथ पेशेंट है, अगर उसको सीने में कोई दर्द वगैरह कोई ऐसी चीज़ है तो उसको मेडिकेशन वगैरह, पेन मेडिकेशन दे सकते हैं। द सेमी फ्लावर एंड हाई फ्लावर पोजिशन allowed a maximum chest expansion and client rather than control of the bed of the particular those with a dyspnea। देखो, अगर हम फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था ना कि उसको प्रॉपरली अप्रोप्रिएट पोजीशन देंगे जिससे वो प्रॉपरली इसका लंग्स जो हो वो चेस्ट एक्सपेंड हो, तो हाई फ्लावर एंड फ्लावर, हाई फ्लावर आपने देखा होगा जब बेड में है, बेड, ये बेड के साथ बंदा टेक लगा दे, ठीक है, या दीवार के साथ जो टेक लगाई जाती है और बिल्कुल बिल्कुल सीधा टेक लगा के बैठ जाते हैं, तो इसको हाई फ्लावर पोजीशन कहते हैं। और लो सेमी फ्लावर पोजीशन मतलब थोड़ा सा ज़मीन की तरफ थोड़ा सा नीचे हो जाना कि आपकी कमर दीवार के साथ थोड़ी सी ऊपर हो, ये एक हाई फ्लावर पोजीशन कहलाई जाती है। हाई फ्लावर पोजीशन जैसे बैठ जाओ दीवार के साथ चेस्ट लगाए, इसको हाई फ्लावर पोजीशन कहते हैं। इससे ये होगा कि हमारी जो चेस्ट प्रॉपरली एक्सपेंड होगी, जो प्रॉपरली एक्सपेंड होगा नीचे लंग्स जो है प्रॉपरली खुलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, तो जो रिस्पायरेटरी इशूज़ है वो कवर होती जाएंगी। डीप ब्रीथ एंड कफिंग, उसके लिए इनकरेज करेंगे, इनकरेजिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड कफिंग टू द रिमूव द सिक्रीशन फ्रॉम द एयरवे, उसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ के लिए एक्सरसाइज के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज से कराएंगे। और कांसी, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कांसी इसलिए उनको इनकरेज करते हैं इसकी वजह से क्या हो, जो सिक्रीशन होती है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है, जो चेस्ट के अंदर सिक्रीशन होती है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है और एयरवे जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। Client with the conditions such as the chest surgery, COPD and cystic fibers and require the encouragement of the coughing and the breathing deeply। अगर पेशेंट है, ठीक है, उसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर उसको COPD है, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है एक, या सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं उसके जो एयरवे हैं या जो लंग्स है उसके अंदर कोई पस वगैरह भर जाना वो है, या कोई उसको और ऐसे कोई मसले वगैरह हैं, सर्जरी हुई, तो उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कांसने के लिए इंकरेजमेंट करेंगे और डीपली ब्रीथ के लिए इंकरेज करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो एयरवे के अंदर सिक्रीशन है वो रिमूव होती जाएगी। स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज में भी प्रिस्क्राइब फॉर द क्लाइंट ऑफ COPD एंड प्रेशर ऑफ द लिप ब्रीथिंग में हेल्प एलिवेट ऑफ डिस्पनिया। पेशेंट अगर COPD का पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का पेशेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, डीप ब्रीथिंग के लिए इंकरेज करेंगे, ठीक है। और हाइड्रेशन कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी की जो मिकदार है उसको हाइड्रेट रखेंगे, डिहाइड्रेशन की तरफ पेशेंट को नहीं लेके जाएंगे। जब पेशेंट एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन होगी तो उसके नतीजे में जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, रिस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो क्या होंगे, मॉइस्चर रहेंगे, इरिटेशन नहीं होगी। फिर मेडिकेशन की बात करते हैं,
कुछ में अगर रेस्पिरेटरी के हवाले से कोई पेशेंट है तो उसको हम कुछ ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर मतलब वो मेडिकेशन जो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकियल उनको डायलेट के, जब ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फिर अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के थ्रू भी हम चेस्ट के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। या एक्सपेक्टोरेंट वो मेडिसिन कहलाई जाती है जो बलगम बाहर निकालती है, बलगम को रिमूव करती है चेस्ट से। तो इस तरह की मेडिकेशन देंगे। ये मेडिकेशन क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो रेस्पिरेटरी हवाले से जो पेशेंट है उनके लिए। इम्प्लीमेंटिंग, अच्छा इम्प्लीमेंटिंग में एक ये भी एक प्रोसीजर है जिसको ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ये एक मशीन आती है, इंसेंटिव इंस्पायरोमीटर के नाम से एक मशीन आती है। ये मशीन किस लिए यूज़ करते हैं? इंसेंटिव इंस्पायरोमीटर आल्सो रेफर एज टू सस्टेन मैक्सिमल इंस्पायरेटरी डिवाइस। इस इंसेंटिव स्पायरोमीटर को दूसरा नाम क्या कहते हैं? सस्टेन मैक्सिमल इंस्पायरेटरी डिवाइस भी इसको कहते हैं। मेजर द फ्लो ऑफ एयर इनहेल एंड थ्रू एंड माउथ स्पेस ऑफ द यूज। इसमें क्या करते हैं? अल्लाह अकबर। इसमें क्या किया जाता है? जो एयर इनहेल की जाती है माउथ के ज़रिए, उसके फ्लू को, इन चीज़ों को इसमें मेजर किया जाता है। और ये मशीन क्यों यूज़ की जाती है? मेन बात तो ये है कि इस मशीन को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि उस पेशेंट के जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है वो इम्प्रूव हो सके, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है वो लूज़ हो सके। अगर उसके जो ब्रोंक्यूल्स के ऊपर सिक्रीशन मौजूद है कि वो सिक्रीशन क्या हो जाए? लूज़ हो जाए। इस मशीन के ज़रिए जब ये प्रैक्टिस की जाती है तो इसके नतीजे में वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। फैसिलिटेट रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन एक्सचेंज। इस मशीन की प्रैक्टिस करते हुए तो इस मशीन का एक बेनिफिट ये भी होता है कि उस पेशेंट की जो गैस एक्सचेंज वाला मैकेनिज्म है वो भी फैसिलिटेट होता है। और एक्सपेंड कोलैप्स एल्वोलाई। और ये मशीन, ये प्रैक्टिस जो की जाती है इसके ज़रिए जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स होने से भी महफूज रहती है और प्रॉपरली एक्सपेंड होती है। अच्छा, उसके बाद है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट आते हैं जिस रेस्पिरेटरी हवाले से बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन वगैरह भी लगाया जाता है। तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज़ द इंडिकेट फॉर द क्लाइंट हु हैव हाइपोक्सीमिया ड्यू टू द रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन एबिलिटी फॉर डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये जो ऑक्सीजन उन पेशेंट को लगाई जाती है जिनके ब्लड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। जब एक शख्स है उसके हाइपोक्सीमिया कंडीशन में, मतलब उसके ब्लड के अंदर कमी हुई है, वो ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। जब पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है तो पूरी बॉडी की तो ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रहा। जब प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन कम है, तो इस तरह के पेशेंट को फिर सप्लीमेंट्री में मतलब ऑक्सीजन को ऐसे लगाया जाता है कि प्रॉपरली ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके ब्लड के अंदर मिल जाए और पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड हो सके। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, लो फ्लो एंड हाई फ्लो सिस्टम आर अवेलेबल फॉर द डिलीवरी ऑक्सीजन इन द क्लाइंट। अच्छा, ये ऑक्सीजन कैसे डिलीवर किया जाता है? दो तरीक़ों से, या लो फ्लो पे दिया जाता है या हाई फ्लो। पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उस हिसाब से उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। अभी ऑक्सीजन किस तरीके से दिया जाता है, पिक्चर में आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस तरह ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है। ये नेज़ल कैनोला ये जो लगा हुआ है, ये इसको नेज़ल कैनोला कहते हैं, और इसके ज़रिए भी ऑक्सीजन दी जाती है। फेस मास्क के ज़रिए, ऑक्सीजन टेंट के ज़रिए, वेंट्रल मास्क के ज़रिए और रीब्रीथिंग मास्क के ज़रिए, एंडोट्रैकियल ट्यूब, इन चीज़ों के, इन तरीक़ों के ज़रिए आप उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ ऑक्सीजन ऑफ डिलीवरी की बात करें तो ऑक्सीजन कैसे डिलीवर किया जाता है, मैंने वन बाय वन आपको बता दिया। अभी यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दी है इसकी। नेज़ल कैनोला, अगर हम नेज़ल कैनोला से ऑक्सीजन देते हैं तो वो लो फ्लू में देते हैं। किस में देते हैं? लो फ्लू में, तो थोड़े मिकदार में वो ऑक्सीजन अंदर जाता है। 1 to 6 लीटर, एक मिनट 1 to 6 लीटर इस तरीके से वो जाता है पर मिनट में। अच्छा, डिलीवर 4 to 44 FiO2 फ्रिक्शन, इसका फुल फॉर्म मेरे जहन में नहीं आ रहा। इसका कहते हैं फ्रिक्शन इंड्यूस ऑक्सीजन, इस तरह कुछ फुल फॉर्म है, मेरे माइंड में थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम नेज़ल कैनोला के ज़रिए ऑक्सीजन देते हैं तो वो 24 से 44% ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर होती है उस पेशेंट के अंदर, कंफर्टेबल फॉर द लॉन्ग टर्म यूज़।
और ये जो कैनोला है, नेज़ल कैनोला जो इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया, ये इसको नेज़ल कैनोला, तो अगर किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की नीड है तो ये इसको ये नेज़ल कैनोला को यूज़ किया जाता है और इसके ज़रिए ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। सिंपल फेस मास्क, अगर आपने ऑक्सीजन मॉडरेट फ्लू में देना है, मतलब लो से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लू में आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, तो आपने फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क का यूज़ करना है। उस सिंपल फेस मास्क के ज़रिए हम 40 से 60% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेंट्रूरल मास्क, ये प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ FiO2 आइडियल फॉर द COPD पेशेंट। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट है जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का पेशेंट है, तो उसको हमने कौन सा मास्क इस्तेमाल करना है, वेंट्यूरी मास्क इस्तेमाल करना है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा की तादाद में ऑक्सीजन, फास्ट या ज़्यादा की तादाद में ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाई जो होते हैं इस पेशेंट के बिल्कुल क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हुए होते हैं, तो उसको इस तरीके से फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। अभी नॉन रिब्रीथर मास्क, अगर आपने किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई फ्लू में, बहुत ज़्यादा की तादाद में हाई फ्लू में आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपने क्या नॉन रिब्रीथर मास्क इस्तेमाल करना है। और इसमें क्या होगा, इसमें कितना ऑक्सीजन जाता है, डिलीवर होता है पेशेंट के लिए 60 to 100% ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपरली डिलीवर होता है। और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ये प्रिवेंट म्यूकस ड्राई एंड रिकमेंडेड फॉर द हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ये एक ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, जो म्यूकस होती है वो ड्राइंग से रोकी जाती है, खुश्क, क्योंकि जब आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन खुश्क होगी तो उसमें इरिटेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और मज़ीद मसले क्रिएट होंगे। तो उस यहाँ पर कुछ ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड किया जाता है ताकि वो म्यूकोसा जो है वो मतलब गीली वगैरह रहे। अच्छा, अभी दो तरीके यहाँ पर इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव ऑक्सीजन सप्लाई, अभी दो तरीके, एक इन्वेसिव एक नॉन इन्वेसिव तरीका। नॉन इन्वेसिव तरीका क्या है, नॉन ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का नॉन इन्वेसिव तरीका क्या है, वे कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और बाय लेवल ऑफ पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। देखो, जब आप बग़ैर किसी कट के या बग़ैर किसी उसके पेशेंट को तकलीफ़ पहुंचाए कि जब आप उसको ऐसी किसी भी तरीके से आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हो, कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इतने सारे देखे हैं, जैसे नेज़ल कैनुला, फेस मास्क, ये सारे, तो ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, मतलब बग़ैर किसी कट के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की है, ये नॉन इन्वेसिव तरीका है। अब इन्वेसिव वेंटिलेशन क्या है, आर्टियल एयरवे। इन्वेसिव वेंटिलेशन की बात करें, एंडोट्रेकियल इंट्यूब्यूशन और ट्रेकोस्टमी। देखो, अगर नाक के ज़रिए आप इस तरह उसको पेशेंट को वगैरह प्रॉपरली नहीं, पेशेंट की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन में, तो आपने क्या करना है, ये जो इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं ये OT के अंदर परफॉर्म होते हैं। इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब दी जाती है, एंडोट्रेकिया मतलब ट्रेकिया डाली जाती है, एक ट्यूब होती है, वो फिर ट्रेकिया के अंदर वेंट में जो पेशेंट होते हैं ICU में, तो वहाँ पर एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है, ATT ट्यूब इसे कहते हैं। तो जो ट्रैक क्या है उसके अंदर ट्यूब को इंसर्शन किया जाता है, फिर वो डायरेक्टली ऑक्सीजन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, तो इसको हम इन्वेसिव कहलाए जाते हैं, ठीक है। अभी ट्रेकियोस्टमी की बात करते हैं, मतलब बॉडी के ऊपर जो जहाँ पर ट्रेकिया है, ट्रेकिया को ऊपर से काट दो और वहाँ पर ऑक्सीजन का पाइप जो फिक्स कर दो, उसको हम ट्रेकियोस्टमी कहलाए जाते हैं। क्या, ट्रेकिया को ऊपर से आपने काट दिया और वहाँ पर उसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो पाइप वो फिक्स करवा दी और ऊपर से उसको क्लोज कर दिया, तो ये जो इन्वेसिव, क्योंकि इसमें कट या तकलीफ देने की वो कंडीशन होती है, इसको हम इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। इन तरीक़ों से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। और ये मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस से, मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस मतलब आपने कौन कौन से, ये हमने प्रीवियस बहुत सारी चीज़ें पढ़े, कौन से मेडिकल एसेप्सिस तरीका, सर्जिकल एसेप्सिस तरीका यूज़ करना है। सर्जिकल एसेप्सिस तरीका मतलब जब हमें इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा था उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल कर रहे थे, कौन कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहाँ पर सर्जिकल एसेप्सिस तरीका आपने यूज़ करना है। मेडिकल एसेप्सिस तरीका जो ये मज़ीद इंशाल्लाह आप वन टाइम इसको रीड करेंगे तो ये आप लोगों को कवर हो जाएगा। वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गए और ये आप लोग देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो टेक्स्ट कर देना। अभी ये आई थिंक लास्ट स्लाइड है, इसको डिस्कस करते हैं। वाई द caregiver कैन डिक्रीज़ द एक्सपोजर ऑफ द क्लाइंट इन्फेक्शन,
मतलब अभी एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस पेशेंट के ऊपर काम कर रहा है, वो कौन से ऐसी तकनीक ऐसे तरीक़ार इस्तेमाल करे जिसकी वजह से उस पेशेंट को मज़ीद इन्फेक्शन वगैरह ना हो। उस डॉक्टर या नर्स को चाहिए प्रॉपर हैंड वॉश करे, यूज़ प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वापमेंट टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, और अपने आप की भी हिफाजत करे कि वो इन्फेक्शन से भी महफूज रहे। और फ्लोर रिस्पिरेटरी हाइजीन एंड एटिक्वेट ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रॉपरली रिस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल करना है, प्रॉपरली तरीक़ेकार आपने इस्तेमाल करना है। इंश्योर द एप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट एंड द आइसोलेशन ऑफ द प्रिकॉशन, जो प्रिकॉशन की पीपीटी हमने पढ़ी थी, प्रॉपर जो प्रिकॉशन है उस प्रिकॉशन को फॉलो करना है। प्रॉपरली हैंड एंड क्लीन एंड डिस्कम्फर्ट पेशेंट केयर इक्वापमेंट एंड मिडल इंस्ट्रूमेंट, मतलब उस पेशेंट को जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, डिसइंफेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपरली साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है। फॉलो द सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस एंड प्रॉपरली हैंडिंग ऑफ द शार्प नीडल, उस पेशेंट को अगर इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं मगर प्रॉपरली आपने अच्छी तरीके से सही सेफ़ तरीके से आपने उसको प्रोवाइड करनी है कि उसको सिरिंज वगैरह ना लग जाए, नीडल वगैरह ना लग जाए, मज़ीद उस पेशेंट की इंजरी वगैरह ना हो। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करके जाना है। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द इंटरवेंशन एंड रिलेटेड द इन्फेक्शन वगैरह, अच्छा मतलब उस पेशेंट को जो इन्फेक्शन है, जो कंडीशन जिस कंडीशन में है, तो उस कंडीशन के जो प्रिकॉशन है, उस कंडीशन की जो प्रिवेंशन है उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है। और रिलेटिव वेस्ट एंड कंटेमिनेट विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एंड द सिक्रेशन, अच्छा आपने क्या करना है, जो उसकी जो वेस्ट वगैरह है वो प्रॉपरली हटानी है, मतलब उनको एज अ प्रोटेक्ट करना है। सिंपल इस पूरी स्लाइड का मतलब है आपने साफ़ सुथरा ख्याल, साफ़ सुथरे तरीके से, प्रॉपर प्रिंसिपल से, हर तरीके से उस पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है कि मज़ीद उसको इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये यूनिट कंप्लीट अच्छा लगा होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोग को बता दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।